अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है? ठीक हो? ये हमारा आज एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का आफ्टर मिड फर्स्ट लेक्चर है। हमारे 2 लेक्चर पहले मिसिंग हुआ है लास्ट वीक, जिसको हम किसी ना किसी तरह सिलेबस उसका भी कवर कर लेंगे और या फिर कुछ एक्स्ट्रा लेक्चर्स बना के तो उसको कवर अप कर लेंगे। ओके, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली जो हमारे सब्जेक्ट का टॉपिक है उसी से बिलोंग करता है। मतलब आज हमने डिफरेंट टाइप्स के मेथड्स को डिस्कस करना है थ्रू विच वी कैन इवेल्युएट और थ्रू विच वी मेक आवर एनालिसिस रिगार्डिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कि हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को किस तरह एनालाइज कर सकते हैं। हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को किस तरह देख सकते हैं कि कंपनी अच्छी तरफ जा रही है और या फिर कंपनी की परफॉर्मेंस पहले की निस्बत थोड़ी सी ख़राब हुई है। सो इन चीज़ों को डिस्कस करने से पहले सबसे पहले तो मेन चीज़ है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती क्या है। क्लास में पहले ऑलरेडी डिस्कस किया गया है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बेसिकली न्यूमेरिकली या आप ये कह लो अकाउंटिंग रिकॉर्ड होता है किसी भी कंपनी का, जिसमें वो अपनी सारी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को रिकॉर्ड करते हैं। जैसा आपको याद होगा तो हमने अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग या एडवांस अकाउंटिंग के अंदर टॉपिक्स पढ़े थे। लाइक अगर हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात करें तो उसमें हमने देखा था कि सबसे पहले एक ट्रांजैक्शन होती है और उसके बाद फिर उस ट्रांजैक्शन को
तो वो आपके इधर मिलेगी इनकम स्टेटमेंट में। और अगर आपने देखना है कि कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ क्या है, मतलब कंपनी के पास इस वक्त कितने एसेट्स हैं, कंपनी की कितनी लायबिलिटीज़ है, कंपनी के पास कितनी इक्विटी है, तो वो आपको बैलेंस शीट में मिलेगा। और थर्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट आ जाती है कैश फ्लो स्टेटमेंट। अच्छा, कैश फ्लो स्टेटमेंट मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होती है। इसके अंदर हम देखते हैं कि कैश का इनफ्लो कहाँ से हो रहा है और उसके सोर्सेज क्या है, और कैश का आउटफ्लो कहाँ जा रहा है, मतलब कहाँ पे कैश जा रहा है और वो किन किन सोर्सेज पे इन्वेस्टमेंट हो रही है। सो कैश फ्लो स्टेटमेंट आपकी थर्ड बेसिक एंड मेजर फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंसीडर की जाती है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमने डिस्कस कर लिया दैट देयर आर बेसिकली देयर आर मेजरली थ्री टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट: बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट क्या हमारा मेजर कंसर्न होता है कि उसके एनालिसिस कैसे किए जाते हैं और एनालिसिस बेसिकली होते क्या है। सो एनालिसिस सिंपल ये होती है कि हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, इसके तमाम एस्पेक्ट्स को, तमाम डायमेंशंस को देखना होता है कि क्या कंपनी पहले की निस्बत ज़्यादा प्रॉफिट गेन कर रही है, या कंपनी पहले की निस्बत ज़्यादा रिस्की हो गई है, या कंपनी जो सी है पहले की निस्बत इसके एसेट्स बढ़ गया है, कंपनी का कैश फ्लो पहले की निस्बत कैश जो रिसीट हो रहा है वो बढ़ गया है। डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं जिसको आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के थ्रू आइडेंटिफाई करते हैं। वो अभी जब हम नीचे इसकी टाइप्स में जाएंगे तब इसको सेपरेटली और मेजरली देखेंगे, लेकिन इसमें जो मेजर पॉइंट वही है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के अंदर रिस्क एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ए कंपनी को एनालाइज किया जाता है कि एक कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट क्या है और एक कंपनी का रिस्क क्या है, उसके साथ कौन कौन सा रिस्क अटैच है उस कंपनी के साथ, जिसको बारे में या जिसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिहाज से आप इंटरेस्टेड हो, और सेकेंडली कि उसका प्रॉफिटेबिलिटी रेशो क्या है, कि वो अच्छा प्रॉफिट गेन कर रही है, फ्यूचर में अच्छा प्रॉफिट गेन करेगी या नहीं करेगी। तो ये बेसिक इसका पर्पस होता है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। इसी चीज़ को नीचे मैंने थोड़ा सा डिटेल में लिखा है, वो आप पढ़ लीजिएगा। ओके, उसके बाद आ जाता है एडवांटेजेस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस से क्या एडवांटेजेस हासिल किए जा सकते हैं। अच्छा, सबसे पहला इसका एडवांटेज है कि ये एडवांटेज देता है इन्वेस्टर्स को। अब किस तरह इन्वेस्टर को एडवांटेज देता है, देखो लेट्स से सपोज मैंने इन्वेस्टमेंट करनी है, ठीक है, और मेरे पास $10,000 है और मुझे इन्वेस्टमेंट करनी है, तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, मेरे पास ऑप्शंस है। मैंने लेट्स से सपोज फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में ना, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की किसी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है। अब जो मेरे पास अल्टरनेटिव इस वक्त अवेलेबल है वो 15 अल्टरनेटिव्स है। अब उन 15 अल्टरनेटिव्स में से मैं किस में इन्वेस्टमेंट करूं, ये डिसीजन मैंने लेना है। सो ये डिसीजन लेने के लिए कि मैं किस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करूंगा, मुझे फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की ज़रूरत होगी, जो मुझे ये बताएगी कि कौन सी कंपनी की कॉस्ट या कौन सी कंपनी कम कॉस्ट में ज़्यादा आउटपुट दे रही है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, कौन सी कंपनी के साथ रिस्क कम अटैच है। थर्ड चीज़, कौन सी कंपनी ग्रो की तरफ जा रही है और कौन सी कंपनी स्टैग्नेंट है अपनी जगह पे, मतलब कौन सी कंपनी ग्रोथ कर रही है, हर साल अपना प्रॉफिट या नेट इनकम को इंक्रीज़ करती है, और कौन सी कंपनी एक ज़ीरो ग्रोथ पे जा रही है, मतलब अपनी जगह पे ही है। सो इस चीज़ को एनालाइज मैं करूँगा। एनालिसिस करने के बाद 15 के 15 कंपनीज़ के फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस करने के बाद जो मुझे मोस्ट सूटेबल लगेगी मैं उधर इन्वेस्टमेंट कर दूँगा। सो इस सिनेरियो में ये हमें हेल्प आउट करती है। सेकंड क्या है आपका, सेकंड एडवांटेज ये है कि आपके जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड होता है, ये बेसिकली एक बोर्ड होता है जिसको अब जो है पहले ये इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी होता था, लेकिन 2000 या 2002 में इसको चेंज करके इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड बना दिया गया। ये बेसिकली अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड सेट करता है पूरी दुनिया की कंपनीज़ के लिए, कि अगर आपने एक डाटे को रिकॉर्ड करना है जर्नल में, लेजर में, ट्रायल बैलेंस में या किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, तो आपने उसका मेथड क्या अडॉप्ट करना है। मतलब
किस मेथड के थ्रू आपने उसको रिकॉर्ड करना है। जैसे हमने अकाउंटिंग के अंदर डिफरेंट प्रिंसिपल्स पढ़े थे, लाइक गोइंग कंसर्न आपका आ जाता है, मैचिंग कंसेप्ट आ जाता है, अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट आ जाता है। सो ये सारे जितने भी प्रिंसिपल्स थे ये IASB इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने ही हाईलाइट किए थे, और इन सारे प्रिंसिपल्स को पूरी वर्ल्ड की कंपनीज़ को फॉलो करना लाजमी होता है। सो अगर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस करते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड के जो प्रिंसिपल्स हैं उनको भी मीटअप कर रहे हैं, उनको इंश्योर कर रहे हैं। इस तरह क्या होगा, इन्वेस्टर्स को यकीन होगा हमारी रिपोर्टिंग पे कि हम जो भी चीज़ें रिकॉर्ड कर रहे हैं, जो भी हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट कह रही है, ये बिल्कुल क्योंकि हम IASB को फॉलो कर रहे हैं, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड को। सो अकॉर्डिंग टू दैट सिनेरियो हमारी जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग होगी उस पर लोग ट्रस्ट कर सकते हैं कि इन्होंने क्योंकि स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया है तो इनकी रिपोर्टिंग के अंदर कोई फेक न्यूज़ नहीं है, या कोई फेक आप ये कह लें कि एलिमेंट्स को इंक्लूड नहीं किया गया। लाइक समटाइम होता है कुछ लोग जानबूझ के अपना नेट प्रॉफिट ज़्यादा शो करवाते हैं ताकि आपके फ्यूचर के अंदर आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इंटरेस्ट गेन करके और अपने शेयर की डिमांड को बढ़ा लो। या समटाइम लोग अपना ये बड़ी कॉमन चीज़ है कि लोग अपना जो प्रॉफिट होता है उसको बड़ा कम शो करवाते हैं ताकि उनको टैक्स कम पे करना पड़े, और ये काफ़ी ज़्यादा कॉमन चीज़ है। सो ये आपका सेकंड एडवांटेज। थर्ड ये है कि गवर्नमेंट एजेंसीज़ को बड़ा हेल्प आउट करता है, मतलब कि आपकी जो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है जो कंपनीज़ का टैक्स वगैरह लागू करता है, अगर आपने इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड को कंसीडर करते हुए एनालिसिस की है तो गवर्नमेंट की जितनी एजेंसीज टैक्स रिलेटेड एजेंसीज़ हैं वो क्या करेगी, वो आपकी रिपोर्टिंग पे बिलीव करेगी। हालांकि फिर भी ऑडिटिंग तो होगी लेकिन वो काफ़ी हद तक आपकी रिपोर्टिंग पे बिलीव करेगी, और उसके अगेंस्ट आपको क्या फ़ायदा होगा और उनको क्या फ़ायदा होगा कि उनके लिए क्या होगा, वर्किंग ईजी हो जाएगी, और आपको ये फ़ायदा होगा कि आपका ट्रस्ट बिल्डअप हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद लास्ट पॉइंट है कि above all the company is able to analyze its own performance over a specific time period। मतलब ये है कि ये एडवांटेज इंटरनल एडवांटेज है कि कंपनी को क्या होगा, कंपनी की जो मैनेजमेंट है वो खुद ही भी तो एनालाइज करेगी कि भाई मेरी कंपनी की परफॉर्मेंस पिछले साल के निस्बत अच्छी हुई है या फिर बुरी है। तो ये एडवांटेज जो है ये इंटरनल मैनेजमेंट के लिए होता है कि वो फ्यूचर की डिसीजन मेकिंग करे कि क्या मेरी कंपनी की जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी है या फिर वो कंपनी की परफॉर्मेंस बुरी जा रही है। ओके, नेक्स्ट हमारा आ जाता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, कि हम डिफरेंट मेथड्स के थ्रू फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज कर सकते हैं। अभी मैं बड़ा कंसाइजली आपको बताऊंगा वर्टिकल एनालिसिस जो है या हॉरिजॉन्टल एनालिसिस जो है, क्योंकि ये मेजर आपके टॉपिक्स हैं जिनको हमने बाद में डिस्कस करना है। तो अभी कंसाइजली ताकि आपको थोड़ा सा कंसेप्ट बिल्डअप हो जाए कि होते क्या है। सॉरी। अच्छा, इसमें सबसे पहले आ जाता है वर्टिकल एनालिसिस। स्टेटमेंट्स पढ़ने से पहले मैं आपको ये डायग्राम की तरफ लेके जाता हूँ। वर्टिकल बेसिकली सबसे पहले तो कहते किसको है, वर्टिकल कहते हैं एक स्ट्रेट लाइन को, मतलब इस टाइप की लाइन को। कि वर्टिकल एनालिसिस के अंदर हम क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि सिर्फ 2018 का हम कंपैरिजन करेंगे। इस तरह हम 2017-16 को कंसीडर नहीं करेंगे। जब हम 2018 का एनालिसिस कर रहे हैं तो सिर्फ हम 2018 का एनालिसिस करते हैं। ओके, लेट्स सपोज इधर से हम स्टार्ट हुए। सबसे पहले हमने कहा रेवेन्यू आपका है 5000, तो लेट्स सपोज हमने इसको दे दी 100% परसेंटेज। ये क्यों दी, कैसे दी जाती है, ये बाद में डिस्कस करेंगे। रेवेन्यू को हमने दे दी 100% परसेंटेज। फिर हमने देखा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, COGS, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है 3200। हमने देखा 3200 जोन्स है, ये आपके रेवेन्यू का कितने परसेंट है। तो हमने सिंपल क्या किया, परसेंटेज कैलकुलेट की, और जब परसेंटेज कैलकुलेट की 3200 डिवाइडेड बाय 5000 मल्टीप्लाई बाय 100, तो वो आ गया आपका 64%। मतलब आपके टोटल रेवेन्यू 100% का 64% क्या हो गया, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। अगेन
आपके 5000 आपका क्या था रेवेन्यू, आपकी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितनी है 3200, सो 3200 डिवाइडेड बाय 5000 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आपका आ जाएगा 64%। क्या आपके अगर 100 रुपये रेवेन्यू है तो उसमें से 64 रुपीज़ कहाँ क्या है आपके कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में चले जाएंगे, मतलब 64% आपका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। अगर हम रेवेन्यू में से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड माइनस करें तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है, जो कितना है 36%। या अगर आपने काउंटर चेक करना है तो आप 1800 को डिवाइड करें 5000 पे और मल्टीप्लाई बाय 100 करें तो 36% ही आएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा ग्रॉस प्रॉफिट के बाद डिफरेंट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आ गए, जिसमें आ जाते हैं आपका डेप्रिसिएशन 500। अच्छा, 500 आपके रेवेन्यू का कितने परसेंट है, ये करने के लिए आप अगेन क्या करेंगे 500 डिवाइडेड बाय 5000 मल्टीप्लाई बाय 100, तो वो कितना हो जाएगा 10%, मतलब 10% डेप्रिसिएशन है आपके टोटल रेवेन्यू का। अच्छा, उसके बाद फिर सुई गैस आपकी जितना भी यूटिलिटीज़ का बिल आता है वो है 300, अगेन 300 डिवाइडेड बाय 5000 मल्टीप्लाई बाय 100, आपका 6% यूटिलिटीज़ के बिल है। उसके बाद इंटरेस्ट आपका 50 है, और इसको कैलकुलेट करने के लिए अगेन 50 डिवाइड बाय 5000 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आ जाएगा आपका 1%। सो टोटल आपका कितना हो गया, जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है इन सबको प्लस करेंगे तो ये आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आ जाएंगे। अच्छा, इनको माइनस किया तो आपके पास आ गया अर्निंग बिफोर टैक्स, क्या आपकी टैक्स के पहले कितनी अर्निंग हो रही है, ये कितनी है आपकी 950। अब अगेन हमने क्या करना है 950 डिवाइडेड बाय 5000 मल्टीप्लाई बाय 100, तो आपका आ जाएगा कि आपकी जो अर्निंग बिफोर टैक्स है वो 19% है आपके टोटल रेवेन्यू का। इसी तरह आपका ग्रॉस प्रॉफिट 36% था, 36% पे से जब हमने अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस किया तो हमारे पास जो अर्निंग बिफोर टैक्स आ गई वो आ गई 19%। उसके बाद फिर 2000, अभी मैं 2017 और 16 को कंसीडर नहीं कर रहा, ठीक है, सिर्फ 2018 पे हमारी बात हो रही है। उसके बाद आ जाएगा हमारा टैक्स है 225। सो 225 को हमने क्या करना है, 225 को फिर अगेन हमने वही सिनेरियो इसमें से माइनस करके लिखते ना टोटल, और ये कितने परसेंट है टोटल रेवेन्यू का, अगेन हमने कैलकुलेट करने के लिए 225 डिवाइडेड बाय 5000 मल्टीप्लाई बाय 100, सो ये 5% हो गया आपके टोटल जो से रेवेन्यू का। उसके बाद हमारा नेट अर्निंग्स कितनी आ गई 725। सो अब नेट अर्निंग्स आपके टोटल रेवेन्यू का कितने परसेंट है, अगेन वही सेम सिनेरियो 725 डिवाइडेड बाय 5000 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 14.5% है, लेकिन इसको राउंड बोर्ड करके 15% लिख दिया। तो ये आपके पास आ जाएगा कि आपका नेट अर्निंग्स कितने परसेंट है आपके रेवेन्यू का, मतलब आपकी जो नेट अर्निंग्स है वो सिर्फ 15% है आपके रेवेन्यू का। मतलब लेट्स सपोज एक प्रोडक्ट मैं 100 रुपये की सेल आउट कर रहा हूँ, ठीक है, उसको सेल आउट करने पे मुझे जो कॉस्ट पड़ी है वो 64 रुपये है, ठीक है, उस पर जो डेप्रिसिएशन या दूसरे उसकी प्रोडक्शन पे कॉस्ट पड़ी है वो इतनी है, जितने भी ये बनते हैं इनको प्लस कर दो 850 बन रही है, ठीक है। और ये सब करने के बाद जो मुझे प्रॉफिट मिल रहा है ना सारे एक्सपेंसेस को पे करने के बाद वो 15% है, मतलब 100 का 15 रुपये मुझे सिर्फ प्रॉफिट हो रहा है एक प्रोडक्ट के पीछे। सो वर्टिकल एनालिसिस, अगेन वर्टिकल एनालिसिस ये होती है, हमने कभी भी 2018 को 2017 के साथ या 2016 के साथ कंपेयर नहीं करना, हमने 2018 को 2018 के साथ ही कंपेयर करना है कि 2018 के रेवेन्यू का कितने परसेंट उसकी कॉस्ट है, कितने परसेंट ग्रॉस प्रॉफिट है, कितने परसेंट दूसरी चीज़ें हैं। सो ये आपका क्या हो जाएगा वर्टिकल एनालिसिस। इसी तरह अब आपने 2016 और 2017 को समझना है, और इसकी बेस असाइनमेंट में एक आपको एंड पे एलोकेट करूँगा, लेकिन यहाँ तक कंसाइसली हमने सिर्फ इतना करना है, ठीक है। ओके, इसके बाद हमारा आ जाता है सेकंड वन इज़ दी हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। अच्छा, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एनालिसिस में हमने क्या चीज़ देखी थी कि हमने किसी दूसरे ईयर के साथ कंपेयर नहीं करना, ठीक है, हमने सिर्फ उसी ईयर तक रहना है और उसी ईयर की परसेंटेज देखनी है। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस में क्या होता है, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस में हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक बेस ईयर बनाते हैं, फिर उस बेस ईयर की बेस पे देखते हैं कि क्या हमारी कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है या बुरा परफॉर्म कर रही है। इसको मैं समझाता हूँ इस डायग्राम के थ्रू। सबसे पहले देखो 2016 के अंदर आपका
जो रेवेन्यू था वो कितना था 3000, ठीक है। इसकी परसेंटेज, क्योंकि ये बेस ईयर है तो इसकी परसेंटेज नहीं आएगी। 2017 के अंदर क्या हुआ, आपका जो रेवेन्यू है वो 4000 हो गया, मतलब आपने इम्प्रूव किया। अब कितना इम्प्रूव किया वो देखने के लिए हम क्या करेंगे, मतलब इम्प्रूवमेंट कितनी आई है $1000 की, तो हम 1000 ऊपर रखेंगे और बेस ईयर को नीचे रखेंगे 3000 और इसको मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, तो आपकी परसेंटेज आ जाएगी 33%। मतलब 2016 की निस्बत 2017 में आपका जो रेवेन्यू है वो 33% इम्प्रूव हुआ है, ठीक है। क्लियर है बच्चों कि 2016 की निस्बत 2017 में जो आपका रेवेन्यू है वो 33% इम्प्रूव हुआ है। इसी तरह अब 2018 का जब हमने देखना है कि 2017 में कितना था 4000, 2018 में कितना है 5000, अगेन 1000 इम्प्रूव हुआ, तो हम क्या करेंगे, अगेन 1000 डिवाइडेड बाय 4000, तो ये आपका आ जाएगा 25%। मतलब 2016 की निस्बत 2017 में आपका प्रॉफिट 33% इम्प्रूव हुआ है, 2017 की निस्बत 2018 में आपका जो प्रॉफिट है वो 25% इम्प्रूव हुआ। इसी तरह कॉस्ट में आ जाओ या ग्रॉस प्रॉफिट में आ जाओ कि 2016 में आपका ग्रॉस प्रॉफिट था 500, ठीक है। 2017 में आपका हो गया 1000, मतलब 100% आपने इम्प्रूव किया है। लाइक 500 डिवाइडेड बाय 500 मल्टीप्लाई बाय 100, तो आंसर आपका 100% आ जाएगा। और 2018 में आपका कितना हुआ है 1800 हो गया, मतलब 1000 से 1800 हो गया, 800 इम्प्रूव हुआ। सो 800 डिवाइडेड बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 100, सो 80% आपका प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट इम्प्रूव हुआ है 2018 में, ठीक है। अब इसी तरह सबसे नीचे आ जाओ आपके नेट प्रॉफिट में। अच्छा, आपका नेट प्रॉफिट जो 2016 में था वो -250 था, ठीक है। 2017 में आपका कितना हो गया 180 हो गया, ठीक है। मतलब कितने परसेंट इम्प्रूव हुआ 172% इम्प्रूव हुआ। इसी तरह अगर हम 2018 में आ जाए, सो 2018 में 180 की निस्बत कितना हो गया 725, सो ये कितने परसेंट इम्प्रूव हुआ 303%। सो ये हम क्या देख रहे हैं कि 2016 की निस्बत 2017 में कितनी इम्प्रूवमेंट आई, 2017 की निस्बत 2018 में कितनी इम्प्रूवमेंट आई, और इसी तरह सो ऑन। क्योंकि ये इससे हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं कि आपकी इम्प्रूवमेंट क्या हो रही है, पिछले साल की निस्बत आपकी इम्प्रूवमेंट क्या है, या पिछले साल की उसके पिछले साल की निस्बत इम्प्रूवमेंट क्या है। सो इसलिए हम इस हॉरिजॉन्टल एनालिसिस को ट्रेंड एनालिसिस भी कहते हैं कि आपके ट्रेंड क्या चल रही है। देखिए, लाइक लेट्स सपोज ये ट्रेंड आपको क्या बता रहा है, पहले माइनस में प्रॉफिट, फिर पॉजिटिव में हुआ, फिर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव में हो गया, मतलब 172% पहले इम्प्रूव हुआ, फिर 303% इम्प्रूव हुआ। मतलब ये ट्रेंड चल रहा है कि कंपनी की ग्रोथ जो है बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है। तो इसलिए इसको हम हॉरिजॉन्टल एनालिसिस का जो दूसरा नॉर्मली हम नाम रखते हैं वो हम ट्रेंड एनालिसिस भी कहते हैं, ठीक है। ओके, उसके बाद हमारा लास्ट वन टॉपिक है जिसको हमने मिड से पहले किया था, पढ़ना स्टार्ट किया था, लेकिन इसको हम ज़्यादा डिटेल में नहीं थे पढ़ सके ड्यू टू कोविड-19। सो उसकी वजह से कुछ जो हमारा सिस्टम रुक गया था। सो रेशियो एनालिसिस अगेन रेशियो एनालिसिस के थ्रू हम क्या फाइंड आउट करते हैं कि परसेंटेज फॉर्म में या टाइम्स की फॉर्म में आपकी जो डिफरेंट आस्पेक्ट्स होते हैं इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट के, वो कितने ज़्यादा हुए या कितने कम हुए हैं, ये आपको अभी समझ नहीं आएगा। ये आपको समझ में आएगा जब मैं इसकी एक दो एग्जांपल करवा दूंगा या इस पर क्वेश्चंस करवाऊंगा। लाइक हमने एक करंट रेशियो को डिस्कस किया हुआ है आई थिंक सो क्लास में। सो करंट रेशियो में हम क्या देखते थे कि आपके जो करंट एसेट्स हैं वो कितने परसेंट पोर्शन ऑफ योर करंट लाइबिलिटी को कवर कर रहे हैं, ठीक है। जितना वो ज़्यादा होता था उतनी आपकी पोजीशन, सॉल्वेंसी पोजीशन ज़्यादा होती थी। लेकिन इसको हम डिटेल्ड में, क्योंकि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ही रेशियो एनालिसिस पे, तो इसको हम डिटेल में तभी पढ़ेंगे। अभी के लिए सिर्फ आपको बताना था कि थर्ड फॉर्म ऑफ एनालिसिस इज़ रेशियो एनालिसिस। सो अगेन अगर हम शुरू से जाए तो सबसे पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे होती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बेसिकली ऐसी स्टेटमेंट्स है जो नॉर्मली कोई भी बिजनेस अपना रिकॉर्डिंग डाटा या ट्रांजैक्शंस या फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की रिकॉर्डिंग के लिए यूज़ करता है। बेसिकली देयर आर मेजरली थ्री टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। द फर्स्ट वन इज़ द बैलेंस शीट, द सेकंड वन इज़ द इनकम स्टेटमेंट, एंड द थर्ड वन इज़ द कैश फ्लो स्टेटमेंट। ओके,
फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस क्या होता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस आर कंपल्सरी फॉर द कंपनीज फॉर द पर्पस टू कैलकुलेट द रिस्क एंड प्रॉफिटेबिलिटी कंडीशन ऑफ देयर कंपनी, कि उनकी कंपनी के इस वक्त रिस्क कितना इन्वॉल्व है और प्रॉफिटेबिलिटी कितनी इन्वॉल्व है। और ये सिर्फ आपकी कंपनीज नहीं कैलकुलेट करती, इन्वेस्टर अपने बिहाफ पे भी कैलकुलेट करता है। डिफरेंट एडवांटेजेस होते हैं, इन्वेस्टर को एडवांटेजेस होता है फॉर द पर्पस टू मेक देयर डिसीजन रिगार्डिंग देयर इन्वेस्टमेंट। इसी तरह सेकंड एडवांटेज होता है कंपनी को इटसेल्फ होता है कि वो अपने कस्टमर्स की लॉयल्टी या उनका ट्रस्ट गेन कर सकते हैं बाय रिप्रेजेंटिंग दैम दैट दे आर फॉलोइंग द स्टैंडर्ड्स, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ओके, थर्ड वन, गवर्नमेंट एजेंसीज को बेनिफिट होता है वाइल कैलकुलेटिंग दी टैक्सेबल इनकम या टैक्स जितना भी है। फोर्थ वन, इंटरनल मैनेजमेंट को होता है डेट वेदर देयर कंपनी इज परफॉर्मिंग वेल और नॉट वेल। सो इस सिनेरियो में उनको बेनिफिट होता है। उसके अलावा वर्टिकल एनालिसिस में हम क्या देखते हैं कि वर्टिकली कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है। नेक्स्ट आ जाता है आपका ट्रेंड एनालिसिस, जिसको हम हॉरिजॉन्टल एनालिसिस कहते हैं। उसमें हम ये बताते हैं कि कंपनी किस ट्रेंड में जा रही है, कंपनी की पहले साल की निस्बत दूसरे साल कितना रेवेन्यू गेन हुआ, दूसरे की निस्बत तीसरे साल कितना रेवेन्यू गेन हुआ। और लास्ट पे आपके पास आ जाता है रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस आपको बताता है कि आपकी कंपनी की डिफरेंट प्रॉफिटेबिलिटी कंडीशंस कहती है और आपकी सॉल्वेंसी कंडीशंस कहती है, आपकी शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी पोजीशन कैसी है। ये सब चीज़ें बाद में करने वाली, क्योंकि हमारा मेजर जो नेक्स्ट टॉपिक है वो रेशियो एनालिसिस से ही रिलेट कर रहा है। सो अभी तक के लिए इतने ही बच्चों। अगर कोई भी आपको क्वेश्चन हो या कोई भी कन्फ्यूजन हो, आप मुझे बता देना। हम नेक्स्ट लेक्चर से पहले को डिस्कस करने से पहले आपकी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे और उसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाएंगे। ओके बच्चों, अल्लाह हाफ़िज़।